स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं विग्नर-सीज मेथड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद इसके नोट्स देखेंगे। ठीक है, तो ये जो मेथड है एक्चुअली ये किस चीज़ पे बेस्ड है कि ये यूज़ करता है किसी भी एटम के स्फीरिकल सिमेट्री का। ठीक है, और साथ में ट्रांसलेशनल सिमेट्री का भी, क्रिस्टल के एटम की स्फीरिकल सिमेट्री और क्रिस्टल की ट्रांसलेशनल सिमेट्री। देखिए, ट्रांसलेशनल हम लोग कब कहते हैं, ट्रांसलेशनल का मतलब यही होता है कि ट्रांसलेशन के बाद भी सेम वही चीज़ का आना, तो वो कहलाता है ट्रांसलेशनल सिमेट्री। सिमेट्री 3 टाइप्स के होते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशनल सिमेट्री को भी ओबे होना चाहिए। और यहाँ पर कब ये चीज़ काम में आएगी, जब कोई हम सेल लेंगे, विग्नर-सीज जो सबसे छोटा सेल माना जाता है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में, तो उसको जब हम लेकर के कैलकुलेट कर रहे हैं उसका वेव फंक्शन, तब हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। साथ में कुछ और भी बातें हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला तो यही होगा आपका कि जो सॉलिड है उसको हम कैसा मानेंगे कि वो मोनो एटॉमिक होगा। ठीक है, पहली बात ये, यानी सिर्फ एक सिंगल एटम होगा इसमें। दूसरी बात ये कि जो विग्नर-सीज सेल जिसको हम लोग कह रहे हैं, वो ऐसा सिलेक्ट किया जाएगा, ऐसा चूज़ किया जाएगा कि जो यूनिट सेल है, एक ऐसा यूनिट सेल होना चाहिए ताकि उसमें जो एटम है वो सेल के उस यूनिट सेल के सेंटर में लाई करे। ठीक है, एटम कहाँ लाई करेगा, इस यूनिट सेल के सेंटर में, तो वो शो करेगा सिमेट्री प्रॉपर्टीज़ को। और सिमेट्री जो है उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ये है कि हर एक सेल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पे ये किस चीज़ पे बेस्ड है, जैसा हमने आपको बताया कि ये स्फीरिकल सिमेट्री ऑफ एटम और ट्रांसलेशनल सिमेट्री ऑफ क्रिस्टल पे बेस्ड है। ठीक है, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वेव फंक्शन को विद इन ईच एटॉमिक पॉलीहेड्रन, या जिसको हम विग्नर-सीज सेल कहते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, पहला सॉलिड जो है आपका मोनो एटॉमिक होना चाहिए। दूसरा, विग्नर-सीज सेल आपने कैसा चूज़ किया कि एटम सेंटर पे होगा। तीसरा, ये होना चाहिए कि जो श्रोडिंगर प्रॉब्लम है क्रिस्टल के लिए वो रिड्यूस कर दिया जाएगा सिंगल रिप्रेजेंटेटिव सेल में। पूरे क्रिस्टल के लिए जैसे लेते थे, अब यहाँ पे हम एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव सेल के लिए लेंगे। ठीक है, देन ईच एटॉमिक पॉलीहेड्रन, यानी हर एक जो विग्नर-सीज सेल है, अब उसको क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे एक स्फीयर से। ठीक है, बराबर के वॉल्यूम का स्फीयर, जिसको हम लोग एस स्फीयर कहेंगे। ठीक, और ये जो एस स्फीयर है ये क्या करेगा, हमने एक स्फीयर से इसको रिप्लेस कर दिया, किसको, जो विग्नर-सीज वाला सेल था उसको हमने रिप्लेस कर दिया एक स्फीयर से। अब ये क्या अलाउ कर रहा है कि जो सेंट्रल फील्ड है, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल है, वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो वेव फंक्शन है उसको हम स्फीरिकल हार्मोनिक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, तो बीसीसी क्रिस्टल एक ऐसा बीसीसी क्रिस्टल जिसके लिए लैटिस कांस्टेंट ए होता है और रेडियस आर होता है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, 4π/3 RS³ इज टू A³/2। तो यहाँ से RS रेडियस की वैल्यू आपको मिल जाती है 0.49 A के बराबर। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो पोटेंशियल है सेल के अंदर, या जिसको हम ऐसे स्फीयर कह रहे हैं, उस सेल के अंदर जो भी पोटेंशियल होगा वो ऐसा लिया जा सकता है कि वो स्फीरिकल आयन कोर की वजह से है। सेल के अंदर जो आयन है उसका जो कोर है उसकी वजह से है। ठीक है, जबकि जो पोटेंशियल आपका स्फीयर के बाहर है उसको हम बहुत ही छोटा मानेंगे, लगभग नेग्लेक्ट ही कर देंगे उसको। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे, इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो बीसीसी क्रिस्टल लेकर के हमने आरएस कैलकुलेट किया और उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि पोटेंशियल सेल के अंदर जो है वो कैसा रहेगा, स्फीरिकल आयन कोर की वजह से रहेगा अंदर, जबकि बाहर
नेग्लिजिबली स्मॉल। जो लोएस्ट स्टेट है वैलेंस बैंड का, उसका सेम सिमेट्री होगा जैसे एटॉमिक फंक्शन का होगा जहाँ से उसे डिराइव किया गया है। सोडियम की बात अगर करें तो वैलेंस बैंड जो है वो 3s स्टेट में आता है। वेव फंक्शन यहाँ पे सेपरेबल होंगे कोऑर्डिनेट्स में, और जो रेडियल पार्ट है वेव फंक्शन का वो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को। बहुत नोन इक्वेशन है ये हमारा, 1/r² d/dr, r² dr/dr + 2m/h क्रॉस स्क्वायर E0 - V r = 0। तो जो अलाउड एनर्जीज हैं E0 वो डिटरमाइन की जा सकेंगी बाउंड्री कंडीशन से, और बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे क्या होंगी, वेव फंक्शन और उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए सेल बाउंड्री पे मोस्टली जो होती हैं, और साथ में दूसरा कंडीशन यहाँ पे ब्लॉक कंडीशन मानी जानी चाहिए पीरियोडिसिटी के लिए, वेव फंक्शन के पीरियोडिसिटी के लिए। ब्लॉक फंक्शन हमको पता है ψ(k r) = u(k r) e⁻⁴ ठीक है ना, तो ब्लॉक कंडीशन भी यहाँ पे एप्लीकेबल होना चाहिए। तो इस केस में dr/dr एट r = rs विल बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए कंडीशन हमारा। इसको दे देते हैं इक्वेशन 2। ऑल्सो जो r है उसमें 2 स्फेरिकल नोड्स होने चाहिए ताकि ये लगभग जो आयन के पास 3s स्टेट है उनके जैसा रिसेम्बलेंस दे, उनके जैसा दिखे। जो वैल्यू है E0 की करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट RS वैल्यूज़ उनको कैलकुलेट किया जा सकेगा, और कुछ पर्टिकुलर स्पेसिंग में जो एनर्जी हमारे को बाउंड्री कंडीशन लगाने पे मिलेगी वो लोअर होगी फ्री एटम से, और वो मेन सोर्स होगी बाइंडिंग के लिए, मेटल के अंदर जो बाइंडिंग हो रही है उसके लिए। ठीक है, जो एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे कहाँ से, यहाँ से जो एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब तो जो भी रिजल्ट मिलेगा हमारे को स्टैंडर्ड पर्टर्बेशन थ्योरी से, पर्टर्बेशन थ्योरी जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स में ही आता है। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स में ही आता है, लेकिन जब हम क्रिस्टल को कंसिडर करते हैं तो क्योंकि क्रिस्टल से एसोसिएटेड, क्रिस्टल के अंदर की इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव फंक्शन की बात करते हैं। वेव फंक्शन के बारे में बताने के लिए सबसे बेस्ट जो इक्वेशन है वो श्रोडिंगर इक्वेशन होता है। ठीक है, और उससे रिलेटेड होता है, वहाँ पे कोई भी अगर डिस्टर्बेंस होता है तो उसको हम पर्टर्बेशन थ्योरी से बताते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पर्टर्बेशन थ्योरी यहाँ अप्लाई करेंगे, और उसके अनुसार क्यूबिक क्रिस्टल के लिए जो एनर्जीज होती है हायर स्टेट ऑफ बैंड के लिए जो डिजेनरेट नहीं है k = 0 में, वो Ek = E0 + h क्रॉस स्क्वायर k²/2m* होता है। तो जब पोटेंशियल बाकी दूसरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो निकल रहा है उसको हम सेल के अंदर इग्नोर कर रहे हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन का कोरिलेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, ताकि ये दिखाया जा सके कि एक इलेक्ट्रॉन है सेल के अंदर किसी भी मोमेंट पे, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। मोनो एटॉमिक बताना चाह रहे थे ना, हम स्टार्टिंग से ही कंसिडर किया था। तो क्रिस्टल एनर्जी जो है वो क्या होगा, सम होगा समेशन Ek ऑफ द एनर्जीज ऑफ सारे इलेक्ट्रॉन का, उनके आयन कोर्स में जो एनर्जी होगा पूरे का सम क्रिस्टल एनर्जी के बराबर होगा, और बाकी दूसरे जो इलेक्ट्रॉन आयन, इलेक्ट्रॉन और आयन आयन इंट्रैक्शन है वो सारे कैंसिल हो जाते हैं इस विग्नेट्स अप्रॉक्सीमेशन में। तो एवरेज इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी होगी, E⁻ = E0 + EB, जहाँ पे EB = 3/5 EF या फर्मी एनर्जी के बराबर है, इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से बाइंडिंग एनर्जी आप निकालोगे EB = EA - E0 + EB, या EA - E0 - EB, ऐसा भी लिख सकते हैं, थोड़ा रीअरेंज कर दिया इसको। ठीक, तो E है जहाँ पे फ्री एटम का एनर्जी है, ये जो डिफरेंस है ये कहाँ से आ रहा है, ये E0 का डिफरेंट बाउंड्री कंडीशन से जो कि वेव फंक्शन ने सेटिस्फाई किया हुआ है। dψ/dr एट r = ∞ = 0 फ्री एटम के लिए, और इसकी वैल्यू r = rs मेटल के लिए होगा dψ/dr। तो ये डिफरेंस यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है आपको, ये डॉटेड क्रिस्टल के लिए है और ये वाला जो है ये फ्री एटम के लिए है। ठीक, तो यहाँ पे फिजिकली E0 जो है वो वैसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए EA से। क्यों? क्योंकि जो एटॉमिक वेव फंक्शन है वो रीनॉर्मलाइज्ड किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको कंसंट्रेट किया जाता है
न्यूक्लियस वाले रीजन में, सॉलिड के अंदर न्यूक्लियस वाले रीजन में, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। सोडियम के लिए अगर हम देखें E-E0 की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और हाफ फील्ड बैंड के लिए EB 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, तो बाइंडिंग एनर्जी माइनस करने से आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये बहुत अच्छा एग्रीमेंट देता है इस पर्टिकुलर विग्नर-सीज मेथड के लिए। तो जो रिजल्ट है विग्नर-सीज मेथड का वो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना कि पूरे के पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई डाउट हो इनसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।